तो गाइस अब मैजिक की वो दुनिया वापस आ गई है जहाँ पर एक मैजिकलेस बॉय मैजिक की उन ऊंचाइयों तक पहुँचना चाहता है जहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े जादूगर ही पहुँच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये स्वॉर्ड जादुई छड़ी बन पाएगी या फिर विल को हार माननी पड़ेगी। तब हमें रिगार्डन मैजिकल एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पर ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले फैकल्टी रूम में सभी लोग विल की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने सारे एग्जाम में परफेक्ट स्कोर किया होता है और लियाना भी ऐसा नहीं कर पाई होती, जिस वजह से सभी टीचर्स को ये भरोसा होता है कि एक मैजिकलेस बच्चा भी टावर पर जा सकता है। पर प्रोफेसर एडवर्ड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। तब प्रोफेसर वर्कनर भी विल का एक और पेपर चेक कर देते हैं जिसमें उसके फिर से परफेक्ट स्कोर आए होते हैं और इससे प्रोफेसर वर्कनर बहुत खुश हो जाते हैं। तब इसके लिए प्रोफेसर एलिजा उन्हें कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि उनके स्टूडेंट का ड्रीम पूरा होने वाला होता है। पर प्रोफेसर वर्कनर उन्हें समझाते हैं कि अभी आखिरी एग्जाम बाकी है, जिस वजह से किसी को भी नहीं पता है कि आगे क्या हो सकता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं विल अगले एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है और रोस्टी उसके गॉगल्स को ठीक कर रहा होता है। विल, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि तुम कल रात भी ज्यादा नहीं सोए हो। वैसे तो मैं ठीक नहीं हूँ, पर कल आखिरी एग्जाम है जिस वजह से मुझे मेहनत करनी होगी। पर ये गलत बात है ना कि प्रैक्टिकल एग्जाम पोस्टपोन हो गया था जो कि अब हमारे फाइनल एग्जाम के साथ हो रहा है। पर तुमने कल ही उस मॉन्स्टर को हराया है जिस वजह से तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे। ऐसी बात नहीं है, लियाना और बाकी सभी की वजह से मुझे मेरे प्रैक्टिकल क्रेडिट्स मिल गए हैं, तो इसलिए अब मैं उनकी काइंडनेस को ऐसे वेस्ट जाने नहीं दे सकता, जिस वजह से मुझे मेहनत करनी ही होगी। तो रोस्टी विल से पूछने लगता है कि उसे तो सिर्फ थोड़े से ही स्पेल वर्क क्रेडिट मिले है ना, जिस वजह से विल उसे समझाते हैं कि उसे प्रोफेसर एडवर्ड से सिर्फ 5 ही क्रेडिट मिले हैं पर बाकी बचे हुए टेस्ट 6 क्रेडिट के हैं। तो इसलिए अगर वो उनमें से एक को भी क्लियर कर लेगा तो वो टावर पर जा सकता है, जिस वजह से उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी। पर तभी रोस्टी उसे बताता है कि अगर वो इतनी ज्यादा मेहनत करेगा तो उसके बाल व्हाइट हो जाएंगे। तो रोस्टी विल के व्हाइट बाल को खींच देता है, जिस वजह से कॉलेट उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और रोस्टी उसे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे क्या हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विल के बाल को तोड़ना चाहती थी। जिस वजह से हम देखते हैं कॉलेट शर्मा के इस चीज के लिए मना करने लगती है और रोस्टी उसे इस चीज को लेकर टीज करने लगता है। तब हम अकेडमी की हेड मिस्ट्रेस को देखते हैं जो कि जूलियस और सियोन को फ्लोर कीपर को हराने की शाबाशी दे रही होती है, जिस वजह से जूलियस कहने लगता है कि वो तो बस उस चीज में बिना मतलब ही फंस गया था, क्योंकि अगर वो उस मॉन्स्टर को ना भी हराता तो भी वो टावर पर जा पाता। पर फिर भी कॉलेट और बाकी सभी लोग उसे जबरदस्ती वहाँ पर ले गए। तो सियोन भी इस बात पर एग्री करता है कि जूलियस के बिना भी वो लोग उस मॉन्स्टर को हरा सकते थे क्योंकि उसकी आइस का कोई फायदा नहीं हो रहा था, जिसे सुनकर जूलियस का गुस्सा चढ़ जाता है और वो सियोन को विल के पीछे छुपे रहने के लिए ताने देने लगता है, जिस वजह से वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और ये देखिए हेड मिस्ट्रेस भी कहने लगती हैं कि आखिरकार वो लोग विल को इस चीज से दूर क्यों नहीं रख सकते। पर हम देखते हैं वो दोनों इस चीज के लिए मना कर देते हैं। तब हम यहाँ पर विग्नाइल और लियाना को देखते हैं। अब इसके बाद हमारे और शियोन के ग्रुप के सभी लोगों के प्रैक्टिकल क्रेडिट्स पूरे हो चुके हैं। तुमने विल को सही कहा और वैसे भी अब तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम फ्लोर कीपर को हरा सकते हो, तो तुम टावर में थोड़ा शो ऑफ कर सकते हो। वैसे अब उस मॉन्स्टर को हराने के बाद वो सब कुछ काफी कम स्ट्रेसफुल लगता है ना। तुम विल को सही कह रहे हो। तुम अब बदल गई हो लियाना, क्योंकि तुम पहले से ज्यादा सॉफ्ट हो गई हो। तुम ऐसा कह तो रहे हो, पर अब तुम भी मुझे तीखी नजरों से नहीं देख रहे हो, क्योंकि पास में चाहे तुम्हारे चेहरे पर एक शांत स्माइल होती थी, पर सच्चाई तो ये थी कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेशर महसूस होता था। ये तो तुमने सही कहा, पर अब ये सब कुछ उसकी वजह से ठीक हो गया है, क्योंकि विल ने मुझे सिखाया है कि कभी कभी हारना भी ठीक होता है। मैंने भी उससे कुछ सीखा है कि मेरी अपने आप को कम आंकने की समझ और मेरा ये बुजदिल दिल करेज नाम के मैजिक में कन्वर्ट हो सकता है। पता नहीं अभी वो क्या कर रहा होगा। ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि वो मेहनत कर रहा होगा, क्योंकि विल एक ऐसा हार्ड वर्कर है जिसके एफर्ट्स को तो एक एल्फ ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो रात को कोलेट विल को देखने के लिए स्टडी रूम में आ जाती है और वो प्रोफेसर वर्कनर के बिहाफ पर उसके लिए खाना लाई होती है। पर तभी वो देखती है कि विल तो सो चुका है, जिस वजह से वो उसके ऊपर अपनी जैकेट दे देती है और नोटिस करती है कि विल बहुत ज्यादा गहरी नींद में है, जिस वजह से वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर तभी रोस्टी वहाँ पर टपक पड़ता है और वो कॉलेट से पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या कर रही थी, जिस वजह से कॉलेट बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि वो तो बस अपनी जैकेट को उसके ऊपर रख रही थी। तो रोस्टी उसे बताता है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो विल को किस करने वाली थी, जिस वजह से कॉलेट बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और रोस्टी को समझाती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, क्योंकि चाहे विल बहुत ज्यादा थका हुआ हो पर फिर भी वो अपनी लिमिट्स को पुश करता रहता है, जिस वजह से मुझे मैजिया वेंडर से नफरत है, क्योंकि एल्फी तो स्पेल कास्ट करके टावर पर चली गई है, पर विल तो हमेशा उसके पीछे ही भागता रहा है और फिर भी उसने ये जानते हुए कुछ नहीं किया है। वो तो बस टावर पर बैठकर इसका इंतजार कर रही है, जिस वजह से मुझे विल के लिए बहुत बुरा लगा है। तो रोस्टी भी टावर को देखते हुए इस बात पर एग्री करता है और यहाँ हम देखते हैं एल्फी अपनी एक साथी के साथ कहीं जा रही होती है और तभी वहाँ पर एक और मैजिक वेंडर एलिनोर आ जाती है, जो कि इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है कि एल्फी अपनी रूम से बाहर आ गई है, जिस वजह से वो ये कह के उसे चिढ़ाने लगती है कि उसके बाहर आने पर तो कल स्पीयर्स
उसकी बारिश होगी। तब एल्फी भी उसे पूछने लगती है कि क्या वो उसे ताने इस वजह से मार रही है क्योंकि वो उससे मैजिक कंपटीशन में हार गई है, जिस वजह से एलिनोर कहने लगती है कि वो तो इस वजह से था क्योंकि उस मैच में तो सिर्फ आइस मैजिक ही यूज करना था जिसमें एल्फी सबसे ज्यादा बढ़िया है। तब उनकी लड़ाई सुनकर एक और मैजिया वेंडर जियो वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को उसके रास्ते से हटने के लिए कहता है, जिस वजह से वो दोनों ही उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती हैं। तब एल्फी उन दोनों से पूछने लगती है कि आखिरकार वो दोनों वहाँ पर कर क्या रहे हैं, जिस वजह से जियो बताता है कि वो भी उसी रीजन से आया है जिस रीजन से वो दोनों आई हैं और वो रीजन टर्मिनालिया है जो कि एक रिचुअल है क्योंकि वो बैरियर डिसअपियर होने वाला है जो कि हेवनली इन्वेडर्स को वहाँ आने से रोकता है, जिस वजह से अब उन्हें उस बैरियर को दोबारा से सेटअप करना होगा। तब हमें पता चलता है कि अगला एग्जाम हिस्ट्री ऑफ मैजिक का होता है और वो एग्जाम प्रोफेसर एडवर्ड लेने वाले होते हैं, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। सभी लोग शांत हो जाओ क्योंकि हम फाइनल एग्जाम स्टार्ट करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं और जो भी उसका जवाब देगा उसे सारे 6 क्रेडिट्स मिल जाएंगे और तुम लोग मुझसे इस बारे में कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते हो। तो इसलिए आप मुझे दिखाओ कि पिछले एकेडमी के 6 सालों में तुमने क्या हासिल किया है। तब हम देखते हैं प्रोफेसर एडवर्ड ने सभी से मैजिक के बारे में पूछा होता है, जिसमें उन्हें अपनी मैजिकल एफिनिटी को फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल करके टेला, कनेक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में बताना होता है। तब सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि इसमें उन्हें ये डिस्क्राइब करना है कि मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत होती है और वो प्रोसेस ऐसी होती है जिन्हें सारे मेजिस अनकॉन्शियसली यूज करते हैं और प्रोफेसर एडवर्ड ने उन्हें इस सेंसेशन को वर्ड्स में लिखने के लिए कहा होता है। पर इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जो कि एक मेज हो, पर जिसके पास मैजिक ही नहीं है वो इसका जवाब नहीं दे सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं विल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि कोई भी टेक्स्ट बुक उसे ये नहीं सिखा सकती है और बिना मैजिक के वो इसे कभी नहीं समझ सकता है। तब विल को ऐसे लगने लगता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है, जिस वजह से अब वो टावर पर नहीं चढ़ सकता है और एल्फी के साथ किया हुआ वादा भी नहीं निभा सकता। पर हम देखते हैं वो फिर भी हार नहीं मानता। मेरे लिए मैजिक एक एस्पिरेशन है और ऐसा मिरेकल है जिसे मैं कभी नहीं पकड़ सकता। मैजिक तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है पर साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा क्रूअल भी है और मैजिक हर हार्ड वर्क के एंड में आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई भी हार नहीं मानेगा तो उसके पास ऐसी पावर होगी जो कि मैजिक को भी सरपास कर देगी। तब एग्जाम के खत्म होने के बाद प्रोफेसर वर्कनर प्रोफेसर एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार उन्होंने ये कैसा क्वेश्चन डाला था, जिस वजह से प्रोफेसर एडवर्ड उन्हें बताते हैं कि वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि मेज की फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे 40% बच्चों ने गलत लिखा है। तब प्रोफेसर वर्कनर कहने लगते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ विल को फेल करने के लिए किया है, जिस वजह से वो उन पर इल्जाम लगाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार वो एक टीचर होने के नाते ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर तभी प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्कनर को पीछे धकेल देते हैं। मैं गलत नहीं हूँ बल्कि तुम लोग गलत हो। आखिरकार तुम लोग एक ऐसे बच्चे को कैसे टावर पर चढ़ने दे सकते हो जिसके पास मैजिक भी ना हो। आखिरकार वो जादुई चिड़ियों के ग्रेवयार्ड में क्या करेगा? क्या तुम लोग उसे टेस्ट सब्जेक्ट बनता हुआ देखना चाहते हो? तुम लोग बेवकूफ हो क्योंकि इस मैजिक की दुनिया में एक स्वॉर्ड कभी भी जादुई छड़ी नहीं बन सकती। तुम और हेड मिस्ट्रेस अपना दिमाग खो चुके हो क्योंकि तुम लोग उस ड्रीम को पूरा करना चाहते हो जो कि कभी सच हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं उसे फेल करके उसे सबसे बड़ी काइंडनेस शो कर रहा हूँ। तब हमें पता चलता है कि विल को टावर पर जाने के लिए 7200 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, पर वो एक क्रेडिट की वजह से टावर पर जाने से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं विल बहुत ज्यादा उदास होता है और रोस्टी उसे चीयर अप करने आ जाता है। तब विल उसे बताता है कि प्रोफेसर एडवर्ड सच में बहुत ज्यादा सेल्फिश है क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने दिया था उन्हें भी पता था कि विल उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा। तब विल एल्फी से माफी मांगते हुए रोने लगता है, जिस वजह से रोस्टी उसे हौसला देने लगता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है। तब यहाँ कोलेट, लियाना और विग्नेल विल को ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से जूलियस कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा कॉमन बात है कि जो स्टूडेंट टावर पर नहीं चढ़ पाया है वो हार्ट ब्रोकन होकर कहीं गायब हो गया है, जिस वजह से उन्हें उसे नहीं ढूंढना चाहिए क्योंकि एक नो टैलेंट के लिए इतनी फिक्र करना उन्हें शोभा नहीं देता। पर तभी विग्नेल जूलियस की तरफ अपनी जादुई छड़ी को पॉइंट करता है और जूलियस को उसके दोस्त की इंसल्ट करने के लिए उससे माफी मांगने के लिए कहता है। लगता है डंजन में उसने तुम्हारे दिमाग पर अच्छा कब्जा कर लिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम उसकी वजह से करप्टेड हो गए हो क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि इस एकेडमी और इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, चाहे वो डंजन में जितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर एक स्वॉर्ड का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तब जूलियस देखता है कि सियोन भी बहुत ज्यादा उदास है, जिस वजह से वो उससे इस चीज का कारण पूछने लगता है क्योंकि उसने तो हमेशा विल को एनिमी ही समझा है। पर सियोन उसे बताता है कि चाहे उसने उसे अपना दुश्मन समझा हो पर वो विल को अपने हाथों से हराना चाहता था, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि विल ऐसे फेल हो गया है। तब प्रोफेसर वर्कनर वहाँ पर आ जाते हैं और उन सभी को टर्मिनेलिया फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए कहते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो विल को ढूंढ लेंगे। तब हम देखते हैं टर्मिनेलिया फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी का न्यू ईयर ईव में स्वागत है और उर्बस रिगार्डन इस मौके पर फिर से साल का सबसे ग्रेटेस्ट फेस्टिवल और रिचुअल को मना रहा है। तो इस साल मैकलैरी
आप लोगों की अनाउंसर हूँ और मैं 26 साल की सिंगल टावर की हाई मेज हूँ। ये साल का अंत है और फिर भी देखिए मुझे काम करना पड़ रहा है और आप लोग कितने मजे कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे रोना आ रहा है। और अगर मैंने अपने साथियों को यहाँ पर बुलाया भी होता तो वो मुझसे यही कहते कि उनके स्टूडेंट्स मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कितने अच्छे इंसान है ना। क्या तुम लोग सुन रहे हो? वर्कनर और एडवर्ड, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तब हम लोग इकट्ठे थे और अब देखो मुझे ये अकेले काम करना पड़ रहा है। माफ कीजिएगा, मैंने अपना कंपोजर खो दिया था। तो चलिए, इससे पहले कि मैं और ज्यादा बेवकूफी करूं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज टर्मिनेलिया है और हम लोग उस ग्रेट बैरियर की रिकंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं जो कि स्काई को प्रोटेक्ट कर रहा है। बहुत साल पहले लोगों को स्काई के बारे में नहीं पता था और ये पूरी दुनिया अंधेरे से घिरी हुई थी। सेलेस्टियल होस्ट ने अर्थ की बहुत सारी जगहों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। और जब सभी लोगों को लगा कि उनकी उम्मीदें खो चुकी हैं, तो उनके सामने हमारे फाउंडर मर्सिडीज आए, जिनके अंडर 5 ग्रेट मेजिस ने स्काई को सील कर दिया और सेलेस्टियल होस्ट को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। और ये एग्जैक्ट आज से 500 साल पहले हुआ था। तो अब वो मैजिया वेंडर्स का ग्रेट बैरियर हर रोज हमारे स्काई को प्रोटेक्ट करता है ताकि हम लोग बचे रहें। तब हमें पता चलता है कि बैरियर 1 साल के बाद इनइफेक्टिव हो जाता है, जिस वजह से हर साल ग्रेट बैरियर को रीएक्टिवेट किया जाता है। और हम देखते हैं मैजिया वेंडर्स के साथी इसी बात का ध्यान रख रहे होते हैं कि कोई भी उस बैरियर को रीएक्टिवेट करने के बीच में ना आए, क्योंकि अगर वो बैरियर रीएक्टिवेट नहीं हुआ तो उन सभी पर खतरा आ सकता है। तब बैरियर को रीएक्टिवेट करने का टाइम आ चुका होता है, जिस वजह से मैजिया वेंडर्स टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं और सभी लोग उन्हें चीयर करने लगते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा निराश होंगे, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने सिर को ऊपर उठा के आसमान की तरफ देखें और हम सभी लोग ये कभी ना भूलें कि अभी भी सेलेस्टियल होस्ट हमारी धरती पर हमला कर सकते हैं, जिस वजह से हमें हार ना मानते हुए आसमान की तरफ देखना चाहिए और बैरियर को एक्टिवेट करके बुराई को इस धरती से दूर रखना चाहिए। तो इसलिए चलिए जल्दी से अपनी छड़ियों को उठाइए और स्काई को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सपोर्ट दीजिए। तो सारे मैजिया वेंडर्स अपने अपने मैजिक को एक्टिवेट कर देते हैं और बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए सुप्रीम स्पेल वेंडर्स टर्मिनेलिया को एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं वो बैरियर फिर से दोबारा से बन जाता है और सभी लोग इस न्यू ईयर ईव पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर तभी हम देखते हैं हेडलेस आसमान में हैप्पी न्यू ईयर लिखकर सबको विश करता है, जिस वजह से वहाँ की लाइट डार्कनेस में कन्वर्ट हो जाती है और आसमान में मैजिक सर्कल अपीयर हो जाती हैं, जिसके बारे में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर तभी हम देखते हैं उन मैजिक सर्कल्स में से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं जो कि उस जगह को तबाह करने लगते हैं और हमें बताया जाता है कि हेडलेस और उसके साथी ने इस टाइम हमला इसलिए किया होता है क्योंकि ग्रेट बैरियर को एक्टिवेट करने के बाद मैजिया वेंडर्स की मैजिक पावर कम हो गई होती है, जिस वजह से उन्हें विश्वास होता है कि अब ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें हरा सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं हेल की पार्टी स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड